ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार इस बात पर चर्चा चल रही है कि जान जरूरी है एग्जाम, मजबूरी यह भी है कि 12वीं की परीक्षा करियर डिसाइडिंग होती है। ऐसे में परीक्षा को टाला नहीं जाना चाहिए, यह तमाम एक्सपर्ट्स की एकमत राय है। सवाल यह है कि परीक्षा की टाइमिंग क्या हो और परीक्षा का पैटर्न क्या हो। इस हिस्से की शुरुआत में आदर्श धवन जी आपके साथ करता हूं। पेरेंट्स की क्या इच्छा है? पेरेंट्स और बच्चों के टच में तो आप लगातार हैं। पेरेंट्स की इच्छा क्या है? परीक्षा कराई जाए, कब कराई जाए, कैसे कराई जाए, उनके ओपिनियन क्या है? धन्यवाद राकेश पांडे जी, मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने समय दिया। सबसे पहली बात तो हम अपने आप को इस बारे में क्लियर कर लें कि एग्जाम को नहीं होने देना ये कहीं का हमारा रास्ता नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पर 12वीं की परीक्षा को नहीं करने का विकल्प हमारे सामने नहीं है। कुछ अभी महानुभावों ने पहले कहा कि विदेशों में ऐसा हुआ है। देखिए, विदेशों में जितने बच्चे हैं उससे अधिक सीटें विद्यमान होती हैं, तो उनकी बात अलग है। हमारे भारतीय परिवेश में हर बच्चे को अपनी सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो इसलिए उस बच्चे के लिए हमें उसके अधिकारों को नहीं रोकना है, पहली बात। अब रही दूसरी बात में हम बार बार अभी आपके सामने अभी आपकी हेडलाइंस के अंदर भी और सुबह से डॉक्टर गुलेरिया की न्यूज भी आई है कि इतना बड़ा खतरा तीसरी वे में बच्चों पर नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारा मानस। अगर हम मन से इस बात को मान लेंगे कि हमें परीक्षा करनी है, करवानी है और इसके रास्ते तलाशने हैं, तो हम उस पर काम करना शुरू करेंगे। यदि हम इस विकल्प को आप सामने रखेंगे कि शायद बिना परीक्षा के हो जाएगा, तो वह विकल्प हम उस पर सोचना भी शुरू कर देंगे। तो मेरी पहली मान्यता है हम पहले इस विचार को तो पहले समाप्त कर दें कि हमने किसी भी कीमत पर इस एग्जाम को खत्म करने का या रद्द करने का फैसला किया है, वो नहीं करना है। अब रही बात इसको करवाने के लिए जो बातें आ रही हैं कि बच्चों को एक साथ आना है। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा आज की तारीख के अंदर पूरे 12वीं के बोर्ड के बच्चों को करवाना संभव नहीं है। हालांकि हम 15 महीनों से बच्चों को ऑनलाइन पढ़वा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके परीक्षा देने के लिए ही दक्ष हैं। अभी एक कहा गया था कि हम बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। बिल्कुल सोचें, अगले सत्र के लिए, उससे अगले सत्र के लिए, क्योंकि किसी के ने ये नहीं कहा कि कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त होने वाला है। कल को कैसी परिस्थिति आएगी, हमें आउट ऑफ द बॉक्स नए सिरे से अगले वर्ष के लिए जरूर सोचिए, आज ही सोचिए, उसमें मना ही नहीं है। लेकिन हमारे आज के बच्चों को हमें पेन एंड पेपर का एग्जाम का विकल्प देना है। अब दूसरी बात, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि की बात हो रही है। देखिए, 12 लाख बच्चों को नीट पेपर लेता था, जो पिछले साल कोरोना के काल में उन्होंने लिया। 12 लाख बच्चों का पेपर लिया और प्रति सेंटर उनके पास 4000 सेंटर थे। 300 बच्चे उन्होंने एक सेंटर पर एक ही समय पर बुलाए। 10:30 बजे बुलाए, 1:30 बजे उनको छोड़ा, तो 3 घंटे में। हमारे पास तो इससे कहीं अधिक सेंटर्स अवेलेबल है सर, पर बच्चा हमारे पास अधिक अवेलेबल है। अगर आपको इससे भी अधिक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अब आप अंदर लाने आज ले जाने की बात कर रहे हैं कि 10:30 बजे बच्चों को आना है, उसको हम घंटा बढ़ा दिए। मैं तो उसका भी दूसरा रास्ता बताता हूं। आप इसी एग्जाम के पैटर्न को 3 घंटे में शिफ्ट कर दिए। एक एग्जाम 10 से 1 कर दिए, दूसरा 11 से 2 कर दीजिए। कुछ बच्चे 10 से 1 वाले सेंटर में आएंगे, दूसरे 11 में उसी स्कूल में आ जाएंगे। वो मिलेगी भी नहीं बच्चे 10 से 11 के, ना एक साथ 3 गुना बच्चे अंदर आएंगे। आदर्श जी, 2 बातें हैं जी। एक तो आपने डॉक्टर गुलेरिया की बात का जिक्र किया, ठीक है, ये एक राहत की खबर है, लेकिन अधिकतर ओपिनियंस अभी तक तो ये थे कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा टारगेट पर बच्चे होंगे। नंबर जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर में खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतनी मौतें हो जाएंगी, इतना संक्रमण हो जाएगा, कोई नहीं जानता था। तो सर, कल भी क्या होगा ये कोई जानता नहीं है बेहतर तरीके से। सावधानी और सतर्कता ही अभी फिलहाल बचाव का एकमात्र रास्ता है। बच्चों के लिए वैक्सीन आई नहीं है। पेरेंट्स से आपकी बातचीत होगी, क्या पेरेंट्स डर में नहीं है कि बच्चे अगर बाहर जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हुआ, वो खतरे में पड़ेंगे? जी बिल्कुल, 12वीं के बच्चे का पेरेंट को इस बात का खतरा, देखिए, स्वास्थ्य के लिए वो कोई खिलवाड़ करने को नहीं कह रहा बच्चों के लिए, परंतु अगर हम स्वास्थ्य के साथ ये देखना चाहते हैं कि यदि एग्जामिनेशन हम एग्जामिनेशन रद्द करते हैं वर्सेस एग्जामिनेशन करते हैं, तो पहली बात मैंने आपसे कहा कि एग्जामिनेशन को रद्द करने के लिए तो अधिकांश भारत के न तो विद्यार्थी इस पक्ष में हैं और न ही अभिभावक और या अध्यापक इस पक्ष में हैं। रही बात कैसे किया जाए, अब हमारी सारी मेहनत उस पर आनी चाहिए। ऑनलाइन का विकल्प भी मेरे व्यक्तिगत विचार से अभी संभव नहीं है हमारे भारत देश में। हाँ, ऑफलाइन के ऊपर जो रास्ते हैं, पेरेंट्स इस डर को जानते हुए, बच्चों की इस परेशानी को भी समझते हुए, बच्चों की बाहर इन्फेक्शन से होने वाली खतरे को समझते बूझते हुए वो इस बात को मन पर लेने को तैयार हैं कि हम बच्चों के लिए पर्याप्त सतर्कता लेंगे। साथ में स्कूल इसकी पर्याप्त सतर्कता ले, जहां पर सैनिटाइजेशन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, उसके लिए हम विकल्प ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, समय बदल सकते हैं, कुछ
कुछ ऐसे रास्ते मुद्दे लेकर के स्कूलों के अंदर सेंटर लेना हमारे लिए बहुत आसान होगा, परंतु एक मन पक्का करें और सेंटर्स के अंदर हम समय बढ़ा के चलें। हम ये ना मत समझे 15 दिन में परीक्षा होने वाली है, ईश्वर चाहेगा तो हमारी ये काम आसान हो जाएगा, कुछ राहत की खबर हमको इन्फेक्शन से भी मिल जाएगी, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयार रहें। ठीक है, समय सीमा बांधें। संजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। संजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। ये स्टैंड ले लेना जिसका जिक्र आदर्श जी ने किया, तमाम एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, ये स्टैंड ले लेना कि परीक्षा ना हो, ये आपको लगता नहीं कि गलत है? बजाय इस पर सोचना चाहिए कि परीक्षा कब हो, कैसे हो, पैटर्न क्या हो, कितनी सुविधाएं मुहैया कराएं ताकि बच्चे सुरक्षित माहौल में परीक्षा दे सकें। देखिए, दिल्ली सरकार या दिल्ली के शिक्षा मंत्री ये नहीं कहा कि परीक्षा ना हो, इसके तरीके क्या हो सकते हैं उस पर बात किया। देखिए, जैसा भी बाकी एक्सपर्ट और डॉक्टर भी कह रही थी कि बच्चों इस बार जो जिस तरह का सेकेंड वेव में दिखा कोरोना का प्रहार, मुझे लगता है कि हो सका कहीं इससे ज्यादा खतरनाक हो तो हम क्या करें। तो एक रास्ता तो ये हो सकता है जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने भी सुझाया कि हम पहले अपने एक्सपर्ट, चूंकि रशिया में हुआ है कि स्पुतनिक भी 18 साल के कम उम्र के बच्चे को दिए गए हैं। लगभग मैं देखता हूँ जो बच्चे 12th वो 17 साल के हैं। तो एक्सपर्ट की राय नहीं सर, वो अंडर ट्रायल है ना, बिना ट्रायल के तो नहीं देंगे। कल को कोई बात होगी तो सबसे ज्यादा हल्ला मचेगा, बिना ट्रायल के, बिना अप्रूवल के आपने बच्चों को वैक्सीन कैसे दे दी? तो ये ऑप्शन तो अभी नहीं है। नहीं, ट्रायल देखिए, 12 साल के ऊपर के बच्चे को फाइजर अभी अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री में, तो फाइजर की बातचीत करिए ना सर, अपने देश में तो अभी वैक्सीन है नहीं, अंडर 18 के लिए वैक्सीन नहीं है। देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी जो हमारे पास दोनों वैक्सीन हैं, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तभी मैंने कहा कि एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए कि 18 साल के बच्चों को दे, क्या 17.5 साल बच्चों को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए 2 करोड़ हमें फाइजर लेना है तो हमें अमेरिका से बात करना चाहिए कि हमारे बच्चे एग्जाम में जाने। ऐसा नहीं है कि आपको 2 करोड़ वैक्सीन नहीं मिलेगा अगर हम बिना कंट्री बात नहीं करते हैं। तो बाकी संस्थान तो हमारे पास आए हैं ना, सरकार की विल होनी चाहिए, मुश्किल नहीं है ये। अगर हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट करा करके भेजेंगे तो पेरेंट भी सिक्योर रहेंगे, बच्चे भी सिक्योर रहेंगे। तो जितनी हम चिंता कर रहे हैं उतनी चिंता हमें नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि एग्जाम के और क्या तरीके हो सकते हैं, तो कुछ पेरेंट्स ने दिल्ली में ही सुझाए। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए आप इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स देते हैं, हो सकते हैं कुछ बच्चे से सेटिस्फाई ना हो, तो उन भी चंद बच्चों को एग्जाम ले जाइए। दिल्ली के नहीं, इससे तो संजय जी, इंटरनल असेसमेंट 12th में, इससे ना तो एक्सपर्ट्स सहमत हैं, ना तो अधिकतर बच्चे भी सहमत नहीं है, अधिकतर पेरेंट्स भी सहमत नहीं है कि 12th में इंटरनल असेसमेंट ठीक नहीं। ये अधिकतर लोगों की ओपिनियन है। नहीं, हमने यही कहा कि ये दिल्ली के पेरेंट्स, जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं तो दिल्ली के पेरेंट्स का ये कहना था कि उनका पहला तो ये कहना था, जो हम सब भी मानते हैं, कि अगर हम अपने बच्चे को वैक्सीनेट करके भेजें ये सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि अभी मान लीजिए कोरोना कम भी होता है तो फिर ये तीसरा वेव कब आ जाएगा और कब बढ़ेगा ये किसी का अंदाजा नहीं है। मान लीजिए हम 1 महीने बाद एग्जाम की बात करेंगे और एक महीने में फिर वो वेव आ गया, तो फिर हमारी जो बात तो वही पहुंच जाएगी और फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन सबसे आसान और एक सिक्योर रास्ता है। सरकार को इस पे आगे, बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है कि तेज कैसे बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए, इस पर तेज गति से काम होना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, सरकार को ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। ओंकार जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पैटर्न पर। सर, परीक्षा हो तो कैसे हो? स्वाति जी, मैं आता हूं आपके पास। परीक्षा हो तो कैसे हो और उसके साथ ही उसका पैटर्न क्या हो? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बातचीत, ओएमआर शीट की बातचीत, या फिर मेजर सब्जेक्ट्स की बातचीत? आपको लगता है कि एक बार बच्चे सेंटर पर पहुंच जाए तो वाकई अब इस बात से फर्क पड़ेगा कि हम किस पैटर्न पर एग्जाम लें? फिर तो हम जिस पैटर्न पर एग्जाम ले रहे हैं उस पैटर्न पर भी एग्जाम हो सकते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी ये जद्दोजहद चल रही है वो इसलिए चल रही है कि हम इस सत्र को 0 सेशन ना होने दें। यदि हमें 0 सेशन होने से बचाना है तो हमें जो डिलेज हैं उनको एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ये डिले एडजस्टमेंट के लिए जो हमारा सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है उसके इवैल्यूएशन में समय लगता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जब होता है तो उसका इवैल्यूएशन बहुत त्वरित गति से हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने जो इवैल्यूएशन का जो हमारा कंटेंट है, जिसको हम लर्निंग लेवल जिससे असेस करने जा रहे हैं, उसमें कोई सैक्रिफाइस ना करते हुए पूरे कंटेंट पे हम यदि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास एक ओएमआर के माध्यम से बच्चों के आंसर्स लेने का विकल्प है और उसका इवैल्यूएशन बहुत तेजी से हो सकता है। जहां तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात है, इतनी जल्दी संभव है सर? जी, ये प्रोसेस इतनी जल्दी संभव है कि इतने सारे क्वेश्चंस तैयार किए जाएं, ओएमआर शीट तैयार की जाए? नहीं, ये इसमें देखिए, अभी किसी भी स्थिति में आप तुरंत एग्जाम नहीं करा सकते। कम से कम आपको 2 महीने का समय लगेगा। कोई भी मॉडल आप लेकर के जाएंगे 2 महीने का समय लग जाएगा।
तो क्योंकि अभी जब कोरोना जब तक कम नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता है। तो 2 महीने का यदि आपके पास समय मिलता है तो उसमें इसको रिस्पेक्टिव बोर्ड्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जिन बोर्ड्स में यदि ये संभव ना हो और वो कन्वेंशनल पेन एंड पेपर एग्जामिनेशन ही कराना चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, तो वो अपना करा सकते हैं। लेकिन जो ये कर सकते हैं उनको जरूर ऑब्जेक्टिव करना चाहिए और सेशन को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा पिछला सेशन ऑलरेडी डिलेड है। अभी यदि प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो आप जाकर के सेकंड सेमेस्टर जो होता है उसकी पढ़ाई शुरू होने जा रही है कुछ जगहों पर। तो ऐसे में जो हम 6 महीने का हम डिले ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस डिले को हम और बढ़ाएंगे तो हमें कई साल लग जाएंगे इसको मेकअप करने में। तो ये परीक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, इस पे जरूर सभी स्कूल्स को और बोर्ड्स को सोचना चाहिए। ये कन्वेंशनल मॉडल जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की बात हो रही है उसमें किसी भी सूरत में ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आप कहते हैं कि हम कंटिन्यूअस असेसमेंट के बेसिस पे कर लेंगे, वो तो स्वीकार्य है ही नहीं, क्योंकि बच्चा हर क्लास में अपनी अलग तरह से तैयारी करता है और अपनी अलग तरह से अपनी मेधा को दिखाने का प्रयास करता है। और 12वीं की परीक्षा के जो एग्जामिनेशन होते हैं उन एग्जामिनेशन के माध्यम से हम उनकी क्षमता का आकलन करते हैं और उसी क्षमता के आधार पे उनको आगे की अपनी सारी पढ़ाई करनी होती है या जीविका चलानी होती है। और ये परीक्षा दोबारा नहीं होने जा रही इन बच्चों को, इनको एक ही बार 12वीं की परीक्षा देनी है अपने जीवन में। तो ये जो हमारे 1.5 करोड़ बच्चे हैं, हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन 1.5 करोड़ बच्चों को निश्चित तौर पर करियर डिसाइडिंग एग्जाम है। लगातार एक्सपर्ट्स इस बात का जिक्र कर रहे हैं। स्वाति जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, फिर मैं आगे ज्योति जी का रुख करता हूं। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, मैं जरूर जैसे डॉक्टर सिंह सर यहाँ पर इन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स तरीका निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि जब आप 1.5 करोड़ बच्चों की बात करते हैं, 3000 स्कूल सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, वहाँ पर टीचर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इस वक्त रिस्क पर है। और ये बात हम जानते हैं, सरकार की एडवाइजरी भी आ चुकी है कि जो कोरोना इन्फेक्शन है वो अब एरोजॉल बॉर्न है, 10 मीटर का डिस्टेंस है जो कोरोना वायरस अब आसानी से कवर कर सकता है, और ऐसे में क्लोज स्पेसेस में और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है संक्रमण फैलने का। तो अगर कोई बच्चा ऐसे घर से आ रहा है जहां कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, वो कैरियर होगा, और वो अगर आकर के, और देखिए खांसना जरूरी नहीं है कोरोना फैलाने के लिए, बात करने से भी हम कोरोना के पार्टिकल्स को डिसेमिनेट करते हैं अपने एटमॉस्फेयर में। तो एक बहुत बड़ा खतरा है जो हमारे सर पर है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो वक्त है जब हमें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है, तरीके निकालने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चों के एग्जाम्स डिले भी ना हो और जल्द से जल्द हम कुछ एक नया तरीका निकाल करके आए जिससे कि उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव भी ना पड़े और उनका जो आने वाला कैरियर है वो भी ज्यादा प्रभावित ना हो। तो खतरे को समझिए, खतरा छोटा नहीं है। अगर हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट वेव में हमने एग्जाम्स करे और वहां पर लोगों में, बच्चों में संक्रमण नहीं हुआ, तो सेकेंड वेव में 11% ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हुए। राकेश जी, कर्नाटका में 1.5 लाख बच्चे, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कितने हजारों बच्चे, उत्तराखंड में 155% से 170% ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। वहीं मुंबई का डेटा देखिए, 1.5 गुना से 2 गुना ज्यादा बच्चे इस बार हॉस्पिटल में एडमिटेड हुए। तो हम इस चीज को एक छोटा संकट मान करके नहीं ये बोल सकते हैं कि बच्चों में संक्रमण नहीं फैलेगा, या उनके अभिभावकों में नहीं फैलेगा, या टीचर्स में नहीं फैलेगा, सपोर्ट स्टाफ में नहीं फैलेगा। तो हमें इस संकट को एक बड़ा संकट समझकर तब निर्णय लेना चाहिए, कोई भी जो हम लेने जा रहे हैं, कि किस तरह से हम बच्चों के भविष्य को भी बचाएं और बच्चों के स्वास्थ्य को भी बचाएं। ठीक है ज्योति जी, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स तरीका जिसका जिक्र स्वाति जी कर रही हैं, वो तरीका क्या हो सकता है? वो जो तरीका है वो रेगुलर असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट लेने का है और उसको बोर्ड में भेजने का है और एक फॉर्मेट में लेने का है। अगर हम अब बात करेंगे अगले सत्र की, तो वो ऑलरेडी बात चल रही है कि किस तरीके से रेगुलर असेसमेंट करके उसको हम एक फॉर्मेट अगर बोर्ड की तरफ से आता है तो उस फॉर्मेट में ही सब स्कूल सभी बच्चों को असेस करें और रेगुलरली अपनी असेसमेंट जो है वो अपलोड करें। अब इस वक्त अगर हम बात करेंगे कोई भी नए तरीके की, तो वो शायद बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने सारे साल जो अपना वो किया है, तैयारी की है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ की है। वो वाला फॉर्मेट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर तो बच्चों ने तैयारी की नहीं है। तो क्या ये सही होगा कि अभी एंड ऑफ द सेशन हम बच्चों के लिए कोई ऐसी नई चीज लेके आ जाएं जिससे कि उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा? तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर हम असेस कर सकते हैं, इंटरनल असेसमेंट्स के ऊपर असेस कर सकते हैं, पर ये चीज साल के शुरू में पता होनी चाहिए। हर क्वार्टर की रिपोर्ट
बोर्ड के पास होनी चाहिए और एटलीस्ट 60% 75% उनके पास होना चाहिए, जिसको कि एक्स्ट्रापोलेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात नहीं हो रही, पर इस वक्त इस बैच के साथ वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ठीक। मैं आता हूं आपके पास, मैं डॉक्टर स्वाति के पास जाता हूं। एक सवाल, चूंकि बार बार कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर में डॉक्टर स्वाति इस बात का जिक्र होता है कि हमें एक जगह पर इकट्ठा नहीं होना है। दूसरी लहर में अच्छी बातचीत यह है, राहत की खबर यह है कि केसेस कम हुए हैं, 2 लाख से कम हो गए केसेस। तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा टारगेट होगा। हालांकि कल डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि बच्चे अब बहुत ज्यादा दायरे में नहीं रहेंगे, इस बात की उम्मीद शायद दिख रही है। लेकिन तीसरी लहर अगर वाकई आती है, जिस बात की आशंका है, तो क्या ये एग्जाम जहां पर बच्चे बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे एक बड़ी वजह बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं राकेश जी, इस संभावना से हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जहां जहां गैदरिंग्स हुई हैं, कुंभ मेला के ही एग्जाम्पल ले लीजिए, और भी हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, जहां जहां भी इस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं वहां से बच्चे भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां संक्रमण भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। कुंभ के जितने लोग गए थे उनका डेटा देखिए आप, साफ तौर से कहता है कि कितना ज्यादा संक्रमण उन लोगों में हुआ जो कुंभ मेला अटेंड करने गए थे। तो जहां जहां भी हम गैदरिंग्स करेंगे, जहां जहां भी लोग इकट्ठे होंगे, वहां से संक्रमण तेजी से फैलेगा। ये साफ तौर से सारी स्टडीज कहती हैं, कोई भी स्टडी आज तक ऐसी नहीं आई है जो कहे कि लोग इकट्ठे होंगे और वहां पर संक्रमण नहीं फैलेगा। बल्कि जो एरोजॉल की थ्योरी आई, जो ये हमारे पास संभावनाएं आई कि जो वायरस है वो एरोजॉल के द्वारा फैलता है, वो भी यहीं से, इन्हीं जगहों से निकल के स्टडीज आई हैं कि जहां जहां भीड़ ज्यादा है, जहां क्लोज स्पेसेस हैं, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, जहां ज्यादा देर तक लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वहां से संक्रमण फैल रहा है। यहाँ तक बोला गया है कि पब्लिक टॉयलेट्स में जब एक व्यक्ति जाता है, यूज करता है उसको, तो दूसरा व्यक्ति वहां जाता है, उसको संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो पब्लिक टॉयलेट्स में मास्क ना उतारिए। तो अब बहुत ज्यादा हमारी लर्निंग वायरस को लेकर के चेंज हुई है, और उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है जरूर हमें आगे के फैसले लेने चाहिए, ताकि बच्चों का जीवन भी प्रभावित ना हो और वो स्वस्थ भी रह सके। ठीक है आदर्श जी, एक कमेंट आपका भी, क्योंकि देखिए ये जो गैदरिंग होगी वो स्प्रेडर की वजह तो बन सकती है। जी बिल्कुल बन सकती है। मैंने आपसे ये पहले ही कहा, मैं किसी हालत में ये नहीं कह रहा कि किसी बच्चे पर कोई खतरा मंडराना चाहिए, लेकिन हमारे पास दोनों चीजें, हमें ये समझना है कि एग्जाम कराना है, उसमें जो बेस्ट पॉसिबल मेथड है हमें वो करा सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल मना नहीं करता। गैदरिंग नहीं होगी, इस बात तो आज भी मुश्किल नहीं है, आगे भी गैदरिंग होगी, कभी भी गैदरिंग होगी, तो गैदरिंग की मनाही नहीं है। चाहे इसको आप ऑनलाइन सेंटर्स में कराएं तो भी मनाही नहीं है, गैदरिंग वहां पर भी होगी, बच्चे पेरेंट्स के साथ आएंगे, गैदरिंग तो सब जगह होने वाली है, लेकिन उसको तो कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। गैदरिंग के एग्जाम कैसे संभव है? ज्योति जी आप कुछ कह रही हैं, फिर मैं ओंकार जी का रुख करता हूं। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम कुंभ के साथ एग्जाम्स को एक्चुअली कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जाम्स जहां कराने हैं, जहां स्कूल्स हैं, वो डिसिप्लिन जगहें हैं, और वहां पे बच्चे जो हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं, और अलग अलग आके बच्चे जो हैं एक कमरे में, हम सिर्फ 8 बच्चों की बात कर रहे हैं, और अगर स्टैगर्ड टाइमिंग्स होते हैं और कोई भी स्कूल जो है वो 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ 5 एकड़ के परिसर में होता है, तो उसमें बच्चों का आना और इम्तिहान देना और अपनी डेस्क पे बैठ के और अपना पानी खुद लेके आना, अपना मास्क पहनना और 2-2 मास्क के साथ बैठना वहां पे, उससे संक्रमण जो है, मतलब हम लोग उसको निश्चित तौर पर ये आपकी बात वाजिब है कि इसकी तुलना कुंभ या किसी बड़ी वैसी गैदरिंग से नहीं हो सकती है। डॉक्टर स्वाति मैं आता हूं, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे, ठीक है ओंकार जी, जिस बात का जिक्र स्वाति जी कर रही थी, शिक्षाविद आप बड़े हैं, क्या आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है, जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले ज्योति जी कर रही थी, कि आगे से हम प्लान कर सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट का कोई रास्ता इस तरीके से निकाला जाए जिसका एक फिक्स फॉर्मेट हो बोर्ड के द्वारा? जी देखिए, मैं इस बारे में आगे की जो तैयारी है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। यद्यपि ये तैयारी पिछले सत्र से हो जानी चाहिए थी, हमने एक सेशन को पूरा वेस्ट कर दिया कि हमारा स्कूल्स का और जो बोर्ड्स है उनके बीच में कंटिन्यूअस एक डायलॉग रहना चाहिए बच्चों के असेसमेंट के बारे में। जैसे ही एक चैप्टर या एक यूनिट कंप्लीट होती है, उसका असेसमेंट होने के बाद उसका स्कूल की तरफ से वो मार्क्स बोर्ड के पोर्टल पे सबमिट हो जाने चाहिए। यदि इस प्रकार से हम सतत रूप से यदि इवैल्यूएशन करते रहेंगे बच्चों का, तो यकीन मानिए कि पूरे कोर्स, जिसको कि हम 3 घंटे में एंड ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन के रूप में असेस करना चाहते हैं, वो असेसमेंट हम पूरे कोर्स का लर्निंग लेवल
असेसमेंट एक प्रोग्रेसिवली कर लेंगे। तो जब हम प्रोग्रेसिव असेसमेंट करेंगे तो उस केस में बच्चों का जो क्लास में अटेंटिवनेस, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट और बच्चों का जो लर्निंग असेसमेंट है वो सभी बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो इस निश्चित तौर पर इस पर थोड़ा सा पहले में सोचना चाहिए था बोर्ड को। जो बातें आपकी मुझे समझ में आ रही कि थोड़ा सा पहले इस पर सोचना चाहिए था और कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी। वक्त इतना ही है, चर्चा आगे चलती रहेगी। बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है, दोनों से समझौता कर नहीं सकते। लिहाजा सरकार को एक सोच समझ कर रास्ता निकालना होगा, किस तरीके से बच्चे सुरक्षित भी रहें और भविष्य भी सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।